सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो देखिए बच्चों, माँ ज्ञान भारती ग्रुप अंता की तरफ से आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम राष्ट्रपति का चुनाव हमने पढ़ा, उसके चुनाव की प्रणाली हमने पढ़ी और जो है उसको पदच्युत करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, महाभियोग किस तरह लगाया जाता है, कौन से आर्टिकल्स में लगाया जाता है, ये चीज़ें आपको हमने बताई। इसके बाद अब राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो राष्ट्रपति के लिए कहा गया है कि भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था है आर्टिकल 53 में कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति के अंदर नियत होती है और वह इन कार्यों का प्रयोग या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करवाता है। जैसे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा करवाता है, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करवाता है, महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है। अब महत्वपूर्ण अधिकारियों में जो है जैसे प्रधानमंत्री है और मंत्रिपरिषद के समस्त जितने मंत्री है इसी के नाम से शपथ लेते हैं। महालेखा परीक्षक है ना, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी इसी के द्वारा की जाती है। ठीक है, उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो उच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति भी यही करता है। और इसमें जो है संघीय लोक सेवा आयोग का जो आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति करता है। शासन संबंधी शक्ति पढ़ते हैं हम, इसमें विभिन्न प्रकार के बनाए जा सकते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की शक्तियों का से संबंधित नियमों का निर्माण भी यही करता है। और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच विभागों का वितरण, जैसे मंत्रिपरिषद का जितना आकार है सदन के अंदर, उनके जो है उनके कार्य और अनुभव को देखते हुए इनके मंत्री पदों का जो बंटवारा है, आवंटन है, वो प्रधानमंत्री की सलाह से इन्हीं के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। विदेशी क्षेत्र में शक्ति, विदेशों में हमारे भारत की जितने दूतावास हैं, वहाँ जितने भी हमारे राजनयिक हैं, उनकी नियुक्ति भी इन्हीं के नाम से होती है, राष्ट्रपति महोदय के नाम से। और भारत के अंदर और कूटनीतिक जितने भी वैदेशिक नीतियां हैं वो राष्ट्रपति के नाम से संपन्न होती है। आगे देखिए, इसमें भारतीय राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना न तो युद्ध की घोषणा कर, देखो इसके अंदर जो है प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। राजनयिक जो प्रतिनिधि है उनके जितने भी प्रमाण पत्र हैं उनको स्वीकृत करता है और विदेशों में जो है सभी प्रकार की गतिविधियों को भी संपन्न करवाता है, इसी के नाम से संपन्न होता है। तो विदेशों के क्षेत्र में जो है इसकी अपनी अलग अलग भूमिका है भारत के संविधान में। सैनिक क्षेत्र में शक्ति, वैसे तो माना जाता है कि जो है भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च प्रधान होता है राष्ट्रपति, क्योंकि तीनों सेनाओं का जल, थल और नभ, तीनों सेनाओं के सेनापति की नियुक्ति भी इसी के द्वारा की जाती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च प्रधान कहा जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति है, किंतु इस अधिकार का प्रयोग वो कानून के अनुसार ही कर सकता है। प्रतिरक्षी सेवाओं, युद्ध और शांति आदि के विषय में कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है। अतः भारतीय राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना न तो युद्ध की घोषणा कर सकता और नहीं सेनाओं का वो प्रयोग कर सकता, जहाँ तक कि संसद उसको क्या नहीं दे, अनुमति नहीं दे, युद्ध की अनुमति नहीं देगी दोनों सदन, वहाँ तक वो युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता। आगे देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं विधायी शक्तियों। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ क्या क्या है। विधायी शक्ति से तात्पर्य है कानून निर्माण की शक्ति। राष्ट्रपति कानून निर्माण में अपनी किस प्रकार भूमिका निभाता है, तो इसके अंदर आप देखिए, भारतीय राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है। वैधानिक का मतलब कानून निर्माण करने वाला, जितने भी कानून है इसके हस्ताक्षर के बिना अनुमोदित नहीं होते। ठीक है, वैधानिक प्रधान है, औपचारिक प्रधान है, मतलब नाम मात्र का है। व्यवहार में समस्त गतिविधियों का जो है संपन्न कराने वाली जो संस्था है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम भारतीय संसद का अभिन्न अंग है। संसद मैंने आपको बता रखा है, जो नेक्स्ट वीडियो आपको बताए उसके अंदर संसद के तीनों पार्ट्स आपको बताए, राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा, तीन भाग हैं संसद के। अब इसके बाद
राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र की विभिन्न शक्तियां प्राप्त है। कौन कौन सी? विधायी क्षेत्र का प्रशासन। अब कानून निर्माण के क्षेत्र में कौन कौन प्रशासन काम करता है संसद का, उसका उन सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति भी यही करता है। तो इसके अंदर देखिए आप, राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित अनेक शक्तियां प्राप्त है। वो संसद के अधिवेशन बुलाता है। संसद का सामान्य रूप से क्या करता है? अधिवेशन बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन भी बुलाना हो तो संयुक्त अधिवेशन भी बुलाता है लोकसभा और राज्यसभा का। और ध्यान दीजिए, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये चीज़ ध्यान रखो, जब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन हो रहा हो तो उस समय जो है अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में हमने गहनता से पढ़ा भी है, ठीक है ना। आर्टिकल 93 में उसकी नियुक्ति होती है लोकसभा अध्यक्ष की, अनुच्छेद 93 में। ये मैंने आपको गत वीडियो में बता दिया है, गत क्लास में। संसद का अधिवेशन बुलाता है और अधिवेशन समाप्ति की घोषणा भी करता है। वो प्रधानमंत्री की सिफारिशों पर लोकसभा और उसके निश्चित काल से पूर्व भी भंग कर सकता है। मैंने आपको बताया अभी तक हमारे संविधान में 9 बार जो है लोकसभा समय से पूर्व भंग हो चुकी है, ठीक है ना। अब तक 9 बार लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा चुका है। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की क्या करता है? संयुक्त बैठक देता है। क्या करता है? संयुक्त बैठक लेता है। राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में क्या करता है? अभिभाषण। जब संयुक्त बैठक होती है, क्या होती है? संयुक्त बैठक। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, उसमें अपना क्या करता है? अभिभाषण देता है। अभिभाषण देता है अर्थात संबोधित करता है। वो आर्टिकल जो है 87 में उल्लेखित है। कौन से आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? अभिभाषण देना 87 में, ठीक है। इसके बाद देखिए आप, अन्य अवसरों पर भी संसद को बैठक या उनकी बैठकों में भाषण देने का कार्य किया जाता है। राष्ट्रपति इन भाषणों में शासन की सामान्य नीति की क्या करता है? घोषणा करता है। जो शासन की जितनी भी गतिविधियां हैं, नियम है, कानून है, उनकी क्या करता है? बैठकों में, दोनों की संयुक्त बैठकों में घोषणा करता है। आगे देखिए, सदस्यों का मनोनीत करने की शक्ति। अब बात आती है कि राष्ट्रपति किन किन लोगों को मनोनीत करता है। तो ये मैंने बता रखा है कि जैसे लोकसभा के अंदर हम बात करते हैं, लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते हैं जिनका भारत की जनता के अंदर उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। जैसे आंग्ल भारतीय समुदायों का जो है यहाँ पर उनकी जाति का बाहुल्य कम है, तो उनको लोकसभा के अंदर 2 व्यक्तियों को, 2 सदस्यों को क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। कितने सदस्यों को? 2 सदस्यों को। लोकसभा में वो 2 सदस्य कौन से? आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति हों, उनको 2 सदस्यों को लोकसभा में जो है मनोनीत किया जाता है। और 12 सदस्यों को मैंने बता रखा है राज्यसभा में, जिनको शिक्षा, विज्ञान, कला, संस्कृति, है ना, और विशेष जितने भी प्रयोजन हैं उनमें ख्याति प्राप्त हो, ऐसे सदस्यों को, 12 सदस्यों को जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। ये जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते हैं। इनको क्या किया जाता है? राष्ट्रपति क्या करता है? 2 सदस्यों को तो लोकसभा में और 12 सदस्यों को राज्यसभा में जो है मनोनीत करता है, ठीक है। विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग। कोई भी विधेयक है, कोई भी नियम है, कोई भी नियम पर, कोई भी कार्य पर अगर प्रस्ताव तैयार किया जाता है, लोकसभा उसको प्रस्ताव तैयार कर देती है। प्रस्ताव को प्रस्तावित करने के बाद वो राज्यसभा भेज देती है। राज्यसभा वो प्रस्ताव जो है उस प्रस्ताव के ऊपर अपने प्रस्तावित करके अनुमोदित भी कर दे और हस्ताक्षर के लिए, अंतिम चरण के लिए कहाँ चला जाए? राष्ट्रपति के पास वह नियम। लेकिन कानून का रूप तभी लेता है जहाँ तक कि हस्ताक्षर नहीं होते। किसके? राष्ट्रपति महोदय के, ठीक है। जब उसको ये पता हो कि ये वाकई अभी कानून, इसमें कहीं न कहीं संवैधानिक तथ्य का अभी भी पूर्ण रूपेण क्या नहीं हुआ हो? उजागर नहीं हो। संवैधानिक तथ्य अभी भी छुपा हुआ है, कहीं न कहीं इसके अंदर कानूनी अड़चने हैं और जो ये जनता के बीच में नहीं लाया जा सकता, तो वो क्या कर सकता है? वीटो पावर ले सकता है उसके ऊपर, निषेधाधिकार। देखिए कैसे, संसद द्वारा स्वीकृत प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप लेता है। कोई भी विधेयक हो, कोई भी नियम हो, है ना, दोनों सदन प्रस्तावित और अनुमोदित करने के उपरांत राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना वो क्या नहीं होता? विधेयक का रूप नहीं लेता, अर्थात कानून का रूप नहीं लेता है। और हस्ताक्षर होने के बाद वो निश्चित रूप से कानून का रूप ले लेता है। तो क्या होता है? स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप ग्रहण करता है। वो साधारण विधेयक को कुछ सुझावों के साथ संसद को पुनः विधेयक विचार के लिए लौटा सकता है। कोई भी साधारण विधेयक हो,
वित्त विधेयक को छोड़कर। साधारण विधेयक मतलब अवित्तीय विधेयक। अगर कोई विधेयक ऐसा है, कोई प्रस्ताव ऐसा है जिसमें उसको लगता है कि अभी इसके अंदर कोई कमी है, तो वो क्या करता है, वापस कहाँ, लोकसभा और राज्यसभा में लौटा देता है। ये उसके पास शक्ति है। आगे देखिए आप लोग। लेकिन यदि विधेयक संसद तो राष्ट्रपति क्या करता है, कितने जो साधारण विधेयक हैं उन पर उसको लगता है कि अभी इसमें संवैधानिक तथ्य छिपा हुआ है, पूर्ण रूप में संवैधानिक तथ्यों का इसके अंदर प्रयोग नहीं किया गया, तो वापिस संविधान जो है संसद को लौटा देता है। अगर संसद वापिस क्या करे, उसमें संशोधन करे या बिना संशोधन के ही उस प्रस्ताव को जो है पारित और अनुमोदित करके राष्ट्रपति महोदय के पास या महामहिम के पास भेज देते हैं। तो बिना संशोधित के पारित कर दिया जाता है, तो राष्ट्रपति महोदय को क्या करना होता है, उस पर दूसरी बार जब प्रस्ताव उसके पास जाता है तो दूसरी बार उसको जो है क्या करना होता है, स्वीकृति देनी होती है। किसको? इसलिए उसको औपचारिक या नाम मात्र का प्रदान कहा गया है। सबसे बड़ी बात, सुझाव के लिए भेज देता है, लेकिन वो अगर उसमें लोकसभा राज्यसभा संशोधन करे या नहीं करे, और करके भेज दे, दोबारा संशोधन नहीं करके भी भेजे, तब भी उसको क्या करना होता है, अपने हस्ताक्षर को क्या करना होता है, उसके ऊपर करना होता है। ठीक है ना? इसलिए उसको औपचारिक या नाम मात्र प्रदान किया गया है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, ध्यान दिए अध्यादेश, देखिए ये जो हम बात कर रहे हैं अध्यादेश की, तो अध्यादेश कब शुरू होता है, जिसके अंदर आप देखिए जिस समय संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, जिस समय संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, तो उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। जब संसद का कोई सा भी सदन नहीं चल रहा हो, देखिए जिस समय संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा हो, ठीक है, अब अधिवेशन नहीं हो रहा, उस समय राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करने का जो है शक्ति उसको प्राप्त है, अधिकार प्राप्त है। ये अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के, ये अध्यादेश कब तक लागू रहते हैं, संसद के अधिवेशन जो है अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक। अध्यादेश कब तक लागू रहते हैं, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दिए गए अध्यादेश आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग कब तक लागू रहते हैं, भारत के अंदर जब संसद का सत्र चालू हो जाता है, उसके 6 सप्ताह बाद तक अध्यादेश क्या होते हैं, लागू रहते हैं। तो आप देखिए 6 सप्ताह बाद तक लागू रहेंगे, लेकिन संसद चाहे तो इसके द्वारा इन अवधि से पूर्व भी इन अध्यादेशों को क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। अब वित्तीय शक्तियों की हम बात करते हैं, तो आपको पता है राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण रखवाएगा, पूरे वर्ष का बजट रखवाएगा। आय व्यय के विवरण को ही बजट कहते हैं। और बजट को पेश कौन करता है, भारत सरकार का जो वित्त मंत्री रहता है, चाहे वित्त मंत्रालय किसके पास हो, प्रधानमंत्री के पास हो, तो प्रधानमंत्री सदन के सम्मुख पूर्ण वर्ष का, एक पूर्ण वर्ष का आय व्यय से संबंधित ब्यौरा रखता है। ठीक है, चाहे वो स्वयं रखता है, कौन, प्रधानमंत्री, अगर वित्त मंत्रालय उसके पास है तो, नहीं तो फिर वित्त मंत्री क्या करता है, आय व्यय से संबंधित सभी ब्यूरो को रखता है, अर्थात बजट को रखता है। कौन रखता है, कौन रखता है, राष्ट्रपति रखता है, वित्त मंत्री राष्ट्रपति की अनुशंसा से। ठीक है, उसकी आज्ञा के बिना देखिए आप आय व्यय का विवरण रखवाएगा, उसकी आज्ञा के बिना धन विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती। कौन कौन सी धन विधेयक, मैंने आपको बताया कि धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका नीति निर्धारण तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, आर्टिकल 109 में, आर्टिकल 109 में, अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की व्याख्या है संविधान के अंदर। लेकिन धन विधेयक और कौन सा विधेयक, अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती, किसकी अनुमति के बिना, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति के बिना। ठीक है, अब बात आती है न्यायिक शक्तियों की। तो देखिए आप, संविधान में न्यायिक स्वतंत्रता की सिद्धांत को अपनाया गया है। किसको अपनाया गया है, न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत को। देखिए, वो उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, नहीं करता, ये मैंने आपको बता दिया। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी वही करता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्मित न्यायालय के कार्य की व्यवस्था से संबंधित नियमों के संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है कि नहीं। आगे देखिए, राष्ट्रपति को एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति समाधान की भी है। क्या है, समाधान।
ठीक है। जैसे किसी को मृत्युदंड दिया गया है तो मृत्युदंड को जो है कौन क्षमा कर सकता है? राष्ट्रपति महोदय, ठीक है। राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति के अंतर्गत दंड प्राप्त व्यक्ति को क्षमा प्रदान करने या दंड को कुछ समय के लिए स्थगित करने का अधिकार भी प्राप्त है, ठीक है, ठीक है ना। ललित को भेज दे तो देखिए हमने कानून निर्माण के क्षेत्र में राष्ट्रपति की भूमिका पढ़ी। अब बात आती है कि संकटकालीन अधिकार क्या क्या है। तो जब संकटकाल लगता है तो उसके संदर्भ में राष्ट्रपति की भूमिका ये क्या रहती है, उसकी उद्घोषणा कैसे की जाती है, प्रभावी रूप से किस प्रकार रहता है संकटकाल। तो संकट की स्थिति में सामना करने के लिए संविधान द्वारा राष्ट्रपति की विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। वर्तमान समय में संविधान के संकटकालीन प्रावधानों की जो है स्थिति इस प्रकार की गई है। पहला है युद्ध है, युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति। बाहरी आक्रमण हो गया हो, आंतरिक अशांति हो गई हो। अब आंतरिक अशांति शब्द को हटाया गया है, वो कब हटाया गया है अभी हम इसकी विवेचना करेंगे तो आपको बताएंगे। तो देखिए मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में व्यवस्था थी कि यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए, ये आवाज हो जाए, इस प्रकार का प्रतीत हो जाए कि युद्ध हमारे देश का है, हमारे देश की सेनाओं का किसी अन्य देश की सेनाओं के साथ युद्ध होने वाला है, ऐसा आवाज उसको प्रतीत हो जाए, या फिर बाहरी आक्रमण उसको महसूस हो, ऐसी शंका पैदा हो जाए कि कोई अन्य देश हम पे आक्रमण करने वाला है, उस स्थिति में बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके किसी भी भाग में शांति का खतरा, शांति व्यवस्था पे खतरा बना हुआ है, शांति या व्यवस्था नष्ट होने का भय है, तो यथार्थ रूप में इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने या इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने की आशंका होने पर राष्ट्रपति संकटकाल की व्यवस्था की घोषणा करता है। राष्ट्रपति महोदय को इस प्रकार का आभास हो जाए कि बाहर दूसरे अन्य देश से हमारा युद्ध हो सकता है, बाहर के लोग या अन्य देश के लोग हम पे आक्रमण कर सकते हैं, या भी भारत की किसी भी भूभाग पर शांति व्यवस्था कायम नहीं है, आंतरिक अशांति व्याप्त है, तो उस स्थिति में आर्टिकल 352 के तहत जो है वो क्या करता है, आपातकाल की घोषणा करता है, राष्ट्रीय आपातकाल की। तो देखिए संसद की स्वीकृति के बिना परिस्थिति उत्पन्न होने पर, आशंका होने पर राष्ट्रपति संकटकाल की व्यवस्था की घोषणा करता है। संसद की स्वीकृति के बिना भी ये घोषणा 2 माह तक लागू रहती है। कितने माह तक लागू रहती है? 2 माह तक, ठीक है। फिर संसद अर्थात लोकसभा और राज्यसभा इस आपातकाल के ऊपर क्या करें, प्रस्तावित और अनुमोदित कर दे इस प्रस्ताव को, तो फिर 6 माह के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। कितने माह के लिए? 6 माह के लिए। हो जाने पर इसे शासन इसे लागू करना चाहता है तो आगे रख सकता है। 44वें संवैधानिक संशोधन के बाद वर्तमान समय में इस संबंध में संक्रमणीय मत पद्धति, देखिए आप, व्यवस्था निम्न प्रकार है। देखिए 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। यहाँ देखिए 44वां संवैधानिक संशोधन 1978, इसमें आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर क्या रखा गया? सशस्त्र विद्रोह रख दिया गया है। ध्यान दीजिएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक अशांति शब्द को विलोपित करते हुए सशस्त्र विद्रोह शब्द को क्या कर दिया गया है? आर्टिकल 352 में इसको रख दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए तो आर्टिकल 352 में युद्ध हो, बाहरी आक्रमण हो, आंतरिक अशांति शब्द को हटाया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 में। अब बात आती है कि अभी जो 44वें संविधान संशोधन हुआ, इसमें आर्टिकल 352 में क्या क्या नवाचार किए गए, क्या क्या बदलाव किए गए, क्या क्या बिल्कुल उसमें फेरबदल किया गया, नवाचार किया गया, तो इसके संदर्भ में आप देखिए। तो पहली चीज तो मैंने आपको बता दी कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो है आंतरिक अशांति शब्द को विलोपित करते हुए संविधान के अंदर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया है। मतलब शस्त्रों के माध्यम से जो है लड़ाई होने वाली आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया पूर्ण रूप में। ध्यान दीजिएगा आंतरिक अशांति शब्द को संविधान से क्या कर दिया गया है, इसमें आपातकालीन घोषणा से अब जाके ये लागू होगा। तृतीय घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत, अब विशेष बहुमत से तात्पर्य है पृथक संसद के पृथक दोनों सदनों की कुल बहुमत एवं उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत अनिवार्य है। अगर आपातकाल लगा रहे हैं राष्ट्रपति महोदय तो उसको संसद के द्वारा लिखित प्रस्ताव का बहुमत भी आवश्यक है।
अब बहुमत के साथ विशेष बहुमत। अब विशेष बहुमत किसको कहते हैं कि संसद के अंदर पाए जाने वाले कुल सदस्यों का सदन में उपस्थित और मतदान प्रक्रिया में भाग लेने वाले कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत होना अनिवार्य है। ये लिखित रूप से ये प्रस्तावित कर दें कि भारत के किसी भी भूभाग में सशस्त्र विद्रोह शुरू होने वाला है और राष्ट्रपति महोदय आप आर्टिकल 352 के तहत जो है आपातकाल लागू कीजिए, तब राष्ट्रपति महोदय आर्टिकल 352 के द्वारा क्या कर सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। आगे देखिए, कुल बहुमत एवं उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी। इसे लागू रखने के लिए 6 माह की स्वीकृति आवश्यक होगी। एक बार में इसको कितने महीने के लिए लागू किया जाता है? 6 माह के लिए। कितने माह के लिए लागू किया जाता है? 6 माह के लिए राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 को। ठीक है, अब इसके बाद जो है ध्यान दीजिए आगे 4th फेज जो है इसका, उसमें क्या कहा गया है, लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। 4th फेज में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ है 1978, उसमें कहा गया है कि लोकसभा में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले कुल सदस्य संख्याओं का लोकसभा में उपस्थित और मतदान प्रक्रिया में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से इस आपातकाल का नाम है राष्ट्रीय आपातकाल। इसको राष्ट्रपति शासन नहीं कहते हम, इसको कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 को। तो इसको समाप्त किया जा सकता है। अब बात आती है तो देखिए दूसरे नंबर का जो आपातकाल है आर्टिकल 356, इसको हम कह सकते हैं कि जब संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो। तो संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो से तात्पर्य है कि भारत के संघ के किसी भी राज्य के अंदर राष्ट्रपति महोदय को इस प्रकार का आभास हो जाए या राज्यपाल महोदय इस बात को प्रस्तावित कर दें या सूचित कर दें राष्ट्रपति महोदय को कि हमारे राज्य के अंदर जो शासन व्यवस्था है वह संवैधानिक तंत्र के अनुसार नहीं चल रही है। किसके अनुसार नहीं चल रही है? संवैधानिक तंत्र के अनुसार। तो राष्ट्रपति महोदय उस राज्य के लिए क्या करता है? राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करता है। क्या करता है? राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करता है, मतलब आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग। तो इसमें देखिए आप, आर्टिकल 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन या अन्य किसी प्रकार से ये समाधान हो जाए, ये आभास हो जाए कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वह उस राज्य के लिए संकट काल की उद्घोषणा कर सकता है। ये मैंने आपको बता दिया। संसद की स्वीकृति के बिना, इसमें भी कंडीशंस है कि संसद की स्वीकृति के बिना ऐसे आपातकाल की उद्घोषणा, मतलब आर्टिकल 356 की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा करने के उपरांत संसद की स्वीकृति के बिना भी ये 2 माह तक क्या रहता है? प्रभावी रहता है। जब ये क्या कर दे, जब ये जो है संसद उस पर क्या कर दे, उस प्रस्ताव के ऊपर अनुमोदित कर दे, तो संसद द्वारा एक प्रस्ताव पास कर राज्य के 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। एक बार में राष्ट्रपति शासन राज्य के लिए कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? 6 माह के लिए। अब बात आती है फिर अगर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने साधारण बहुमत से पास किया जाना आवश्यक है तो उसको जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक विशेष कंडीशन और आती है कि उस राज्य का निर्वाचन आयोग इस प्रकार की उद्घोषणा कर दे, इस प्रकार को जो है राष्ट्रपति को संसूचित कर दे कि अभी राज्य के अंदर चुनाव कराना संभव नहीं है। राज्य का जो संवैधानिक तंत्र है वो संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा और चुनाव कराना भी संभव नहीं है। तो इस स्थिति में जो है इस कंडीशन में जो है राष्ट्रपति शासन उस राज्य के संदर्भ में 1 वर्ष से बढ़ाकर अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन? 3 वर्ष तक। तो ध्यान दीजिएगा, कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसके बाद आपको सेकंड फेज जो है संविधान तंत्र का विफल होने पर 356 के तहत किसी भी राज्य के संदर्भ में आपातकाल लगता है, ये मैंने आपको बताया। अब इसके बाद
तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं वित्तीय संकट की। थर्ड नंबर का जो आपातकाल है वो है आर्टिकल 360 के तहत कि वित्तीय संकट कैसे लगता है। अनुच्छेद 360 के अनुसार जब राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए, ये आभास हो जाए, ये प्रतीत हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां हमारे भारत के अंदर उत्पन्न हो गई है जिसके द्वारा भारत में वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है। साख को मतलब ऋण को, लोगों को ऋण मुहैया नहीं करा सकते, धन की अनुपलब्धता हो रही है, तो उस कंडीशंस में जो है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा आर्टिकल 360 अर्थात अनुच्छेद 360 के द्वारा पूरे भारत के अंदर वित्तीय संकट काल की घोषणा या उद्घोषणा राष्ट्रपति महोदय कर सकता है ना, जिसमें भारत की वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है तो वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा के लिए भी वही अवधि निर्धारित है जो प्रथम प्रकार के संकट की घोषणा। प्रथम प्रकार के संकट की घोषणा से तात्पर्य राष्ट्रीय आपातकाल जो मैंने आपको बताया अभी आर्टिकल 352 में कि राष्ट्रपति महोदय क्या करता है, युद्ध हो, बाहरी आक्रमण हो, आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। कौन से शब्द को रखा है वहां पर आंतरिक अशांति शब्द की जगह वो रखा है सशस्त्र विद्रोह शब्द को रखा है, और उसमें संसद की अनुमति के बिना 1 माह तक राष्ट्रीय आपातकाल जो है प्रभावी रहता है। संसद 1 महीने के अंदर अंदर उस राष्ट्रपति के आपातकाल को क्या कर दे, प्रस्तावित और अनुमोदित कर दे, तो उसको एक बार में 6 माह के लिए बढ़ाया जाता है, और 6 माह के बाद दोबारा दोनों सदन पृथक पृथक रूप से प्रस्तावित और अनुमोदित कर दें, ठीक है, तो उसको राष्ट्रीय आपातकाल को जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो वो कंडीशन वित्तीय संकट में भी है, वित्तीय आपातकाल में थोड़ा सा डिफरेंस जो है। संवैधानिक तंत्र की जब विफलता होती है तो राष्ट्रपति शासन, जिसको हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, तो राज्यपाल को ये आभास हो जाए या क्या नाम से राष्ट्रपति को ये आभास हो जाए या राज्यपाल क्या कर दे, उसको सूचित कर दे कि हमारे राज्य की जो है शासन पद्धति जो है वो संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चल रही है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति महोदय उस राज्य के संदर्भ में राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है, और राष्ट्रपति शासन 2 माह तक प्रभावी रहता है, जहाँ तक सदन क्या नहीं करें, पृथक पृथक रूप से दोनों सदन क्या नहीं करें, उस प्रस्ताव को पारित नहीं कर दें, तो उसको 1 वर्ष के लिए 6 माह के लिए बढ़ाया जाता है। 6 माह के बाद भी दोनों सदन पृथक पृथक रूप से क्या करें, प्रस्तावित और अनुमोदित कर दें, तो 1 वर्ष के लिए, और उस राज्य का निर्वाचन आयोग ये प्रतीत कर दे कि भी उस राज्य के अंदर जो है क्या नहीं करा जा सकता, चुनाव कराना संभव नहीं है, तो राष्ट्रपति शासन अर्थात आर्टिकल 356 को जो है कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, अधिकतम 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए?